हाँ, हाँ, हाँ। तो गुड मॉर्निंग बच्चों, माई सेल्फ एस के दुबे फ्रॉम माई म्युनिसिपल सेकेंडरी स्कूल। आज हम लोग साइंस 2 के 18वें लेसन पर फिर से चर्चा करेंगे और उसके लिए मैंने बहुत ही अच्छा एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। तो उसकी सहायता से हम लोग इस पाठ को पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो देखेंगे, एक मिनट, स्लाइड प्रिपेयर हो रहा है। तो साइंस 2 का 18th टॉपिक अंतरिक्ष अवलोकन, और इसमें जो स्टार्टिंग का 2 भाग है और दूरबीन और दूरबीनों के प्रकार, इन घटकों पर चर्चा की जाएगी। मेरी कोशिश रहेगी कि एकदम सरल करके सरल भाषा में आपको इन घटकों के बारे में बताऊं। यदि आपको किसी कुछ डाउट रहता है पूछ सकते हो लेक्चर के एंड में। तो शुरुआत करते हैं। 2 क्वेश्चन दिया है और अंतरिक्ष में क्या डिफरेंस है। मीन्स का मतलब है, जहाँ तक अपना वायुमंडल है, जहाँ तक एटमॉस्फेयर है, प्रकाश की किरणें वहां तक पहुंच सकती हैं, मतलब हमारी आंखों पृथ्वी की सतह से हम लोग देख सकते हैं, तो वह आकाश कहलाता है। और 2 प्लेनेट के बीच में या 2 तारों के बीच में जो अंतर है, गैप है, को स्पेस कहते हैं। और वहाँ अंधेरा रहता है। ऐसा कुछ अपने वातावरण जैसा वहाँ पे कोई भी गैसीय पदार्थ न होने के कारण प्रकाश वहाँ पे गमन नहीं करता, वह अंतरिक्ष कहलाता है। और दूसरा क्वेश्चन आप देख रहे हो, तो अंतरिक्ष अवलोकन का क्या अर्थ है। यानी अंतरिक्ष स्पेस के बारे में अध्ययन करना ही अंतरिक्ष अवलोकन कहलाता है। और उसका स्टडी करना, उसके बारे में अध्ययन करना, वह हमारे लिए यानी मनुष्य सजीव के लिए काफी हेल्पफुल है, मददगार है। ये सारी चीजें हम लोग इस पाठ में अध्ययन करेंगे। तो देखेंगे, पुरातन काल यानी प्राचीन समय में, पहले के समय में से ही मनुष्य ने सूर्य, चंद्रमा, तारे, इनको देखते थे, उनका अवलोकन करते थे, उनके बारे में जानने की कोशिश करते थे। केवल आंखों द्वारा किए गए अवलोकन और अपनी अनलिमिटेड कल्पना शक्ति की सहायता से उन्होंने आकाश को समझने की कोशिश की। यानी जो अपने पूर्वज थे, वैज्ञानिक थे, आकाश को, आसमान में जितने भी तरह ग्रह, तारे, नक्षत्र हैं, उन्हें अपने कल्पना शक्ति की सहायता से समझने की कोशिश की। आकाश में जो तारे हैं, नक्षत्र हैं, वह उनकी स्थिति जो है, उनका पोजीशन जो है, समय समय पर जैसे जैसे टाइम बीतता है वो बदलते रहता है। और इसके आधार पर मनुष्य ने यह समझा कि इस स्थिति और ऋतु चक्र का कुछ न कुछ संबंध है। यानी जो ग्रह, नक्षत्र, तारे अपनी पोजीशन बदलते हैं, तो हमारे अर्थ पर उसका असर पड़ता है। तो इन लोगों में, इन दोनों में कुछ न कुछ आपस में संबंध है। खेती के लिए ऋतु चक्र की जानकारी आवश्यक होने के कारण आकाश दर्शन यानी आसमान में उस उसके जो ग्रह नक्षत्र हैं आकाश में, उनका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही उपयोगी साबित हुआ, सिद्ध हुआ।
नक्षत्रों की स्थिति नाविकों को दिशा दर्शक। अभी नाविक का मतलब है जो अ, जैसे बोटिंग करने जाते हैं, समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं बड़ी-बड़ी शिप लेके, तो वे नाविक जो होते हैं उनको दिशा दर्शक के रूप में, यानी पहले के ज़माने में इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं होगी कि कैंपस नहीं रहा होगा कि इधर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। तो यह जो ग्रह नक्षत्र हैं उनकी स्थिति के अनुसार वे अपना दिशा अ, निर्धारित करते थे, उसकी सहायता से समुद्र में यात्रा करते थे। आकाश अवलोकन से निर्मित हुए असंख्य प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए इंसान ने हमेशा प्रयत्न किया और हम जो तारों को अधिक से पास देखने के लिए या नॉर्मली अपने नेकेड आइज से जो हम लोग तारे देखते हैं काफी सूक्ष्म दिखाई देते हैं। कोई इतने दूर तारे होते हैं कि हम देख भी नहीं पाते। लेकिन उसको और अच्छे से देखने के लिए उसके बारे में और अच्छे से अध्ययन करने के लिए हमें उपकरण की ज़रूरत होती है, जो कि पहले उपलब्ध नहीं था। तो इसी सीरीज़ में आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि सबसे पहले गैलीलियो नाम के जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने अंतरिक्ष अध्ययन करने हेतु एक उपकरण बनाया, जिसका उन्होंने नाम दिया दूरबीन। अभी गैलीलियो वैज्ञानिक जो हैं, उनके बारे में थोड़ा देखते हैं कि चश्मा निर्मित करने वाले अनुसंधानकर्ता हांस लिपर्से ने 1608 में यह आविष्कार किया कि दो लेंसों को एक दूसरे के सामने रखकर यदि हम देखते हैं कोई दूर की वस्तु, तो वह हमें समीप दिखाई देती है और यही दूरबीन कहलाया। उसके बाद लगभग 1609 में, यानी 1 साल बाद, गैलीलियो ने दूरबीन बनाकर उसका उपयोग अंतरिक्ष अध्ययन हेतु किया। यानी जो हांस लिपर्से वैज्ञानिक थे 1608 में, उन्होंने 2 लेंस को इस तरह से व्यवस्थित किया कि दूर की वस्तु बड़ी दिखाई देती थी और इसी को आधार बनाकर जो गैलीलियो वैज्ञानिक थे, 1 साल बाद उन्होंने यही लेंस की सहायता से उसे एक पर्टिकुलर दूरी पर रखकर कड़ी मेहनत करके उन्होंने अंतरिक्ष में जो ग्रह नक्षत्र हैं, जो कई हजारों लाखों किलोमीटर दूर हैं, उनका अध्ययन किया। उन्हें यह स्पष्ट हुआ कि आँखों से देखे जा सकने वाले तारों से अधिक तारे अंतरिक्ष में हैं। यानी अगर देखो रात को हम देखते हैं तो असंख्य तारे हैं, गिन नहीं पाएँगे। इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ स्टार्स इन द स्काई। तो वो जो देख पा रहे हो उससे भी कई हजारों लाखों गुना स्टार्स स्काई में हैं। उनका अध्ययन करने के लिए जिस उपकरण का उपयोग किया गया कि दूर के वस्तुओं को, ग्रह, नक्षत्र, तारों को देखा जा सके, वह उपकरण दूरबीन कहलाया। दूरबीन की सहायता से गैलीलियो ने जो ग्रह गुरु है, गुरु बृहस्पति, अपने प्लैनेटरी सिस्टम में 9 उपग्रह हैं। जो लास्ट वाला प्लूटो है वह ड्वार्फ प्लैनेट अभी माना जाता है। तो जो सबसे बड़ा ग्रह है अपने सोलर सिस्टम का, बृहस्पति, उसका और नाम गुरु, उसके 4 उपग्रह, जैसे अपने पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, वैसे ही गुरु का और गुरु के कई सारे उपग्रह हैं, जिसमें से 4 उपग्रहों का तथा सूर्य में दाग धब्बे जो दिखाई देते हैं अगर दूरबीन से देखा जाए, उन सब की खोज गैलीलियो वैज्ञानिक जी ने किया। इसी कड़ी में आगे गैलीलियो की दूरबीन के बाद
पिछले 4 वर्षों में दूरबीन तकनीक और संपूर्ण अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में मानव द्वारा की गई प्रचंड प्रगति के कारण इस विश्व का अत्यंत विस्मयकारी चित्र हमारे सामने उपस्थित है। यानी गैलीलियो के उन्होंने 1609 में दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष में स्थित ग्रहों, उपग्रहों, तारों का अध्ययन करना स्टार्ट किया। तो आज लगभग 400 साढ़े 400 साल बाद उसमें इतना एडवांस डेवलपमेंट हुआ है कि और क्लियर व्यू इतने एडवांस टेलीस्कोप यानी दूरबीन को टेलीस्कोप इंग्लिश में कहा जाता है, बने हैं कि कहीं पहले से की तुलना में ज़्यादा डिटेल जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अनुसंधान के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे दैनिक जीवन की सुख सुविधाओं के लिए आज अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी सिद्ध हुआ है। यानी केवल रिसर्च के लिए, अनुसंधान को इंग्लिश में रिसर्च कहा जाता है, तो कोई रिसर्च के कार्यों के लिए ही नहीं, इंसान के से जुड़े उसके डे टू डे लाइफ से, दैनिक जीवन से जुड़े बहुत सारे प्रसंगों से में भी मददगार हुआ है अंतरिक्ष का अवलोकन। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, परंतु क्या एक ही प्रकार की दूरबीन से अंतरिक्ष का निरीक्षण किया जा सकता है? नहीं। अलग-अलग प्रकार के दूरबीनों की आवश्यकता होती है, यदि हमें डिटेल में अंतरिक्ष के बारे में अध्ययन करना है तो। अंतरिक्ष अवलोकन के लिए विभिन्न प्रकार के दूरबीनों का उपयोग करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, इसको हम लोग और डिटेल में आगे देखेंगे। तो ये जिनका आप चित्र देख पा रहे हैं, यह महान वैज्ञानिक गैलीलियो हैं और किस तरह से वे अंतरिक्ष का अवलोकन कर रहे थे, करते थे। अब दूरबीन की सहायता से यह आपको संलग्न बाजू की आकृति में दिखाई दे रहा होगा। अगला भाग देखेंगे, प्रकाश के विविध रूप। यानी प्रकाश जो होता है, लाइट जो होता है, वह अलग-अलग रूपों में पाया जाता है। प्रकाश है क्या? यदि कोई पूछता है प्रकाश है क्या? सिंपल सा एक सेंटेंस का आंसर है, प्रकाश जो है विद्युत चुंबकीय तरंग है। अभी तरंग क्या होता है? विभिन्न प्रकार की तरंगे होती हैं। जैसे अगर आप कभी समुद्र के किनारे जाइए, हाई टाइड, लो टाइड होता है, ज्वार और भाटा। तो समुद्र की पानी के सतह पर देखोगे लहरें बनती हैं, उन लहरों को तरंग कहते हैं। उसी तरह घर पे भी, और छोटी क्लास में आप पढ़े होंगे कि एक धागा ले लो, 2 पॉइंट से उसे बाँध दो, एक सिरा इधर, दूसरा सिरा इधर, एकदम टाइट करके, और बीच में उसे थोड़ा-सा खींच कर छोड़ो तो देखोगे वह धागा जो है ऊपर-नीचे तरंग के रूप में मूव करता है। तो इसी तरह से प्रकाश जो है वह भी एक तरंग का रूप है, लेकिन वह विद्युत चुंबकीय तरंग है और इसका एक महत्वपूर्ण गुणधर्म है तरंग दैर्ध्य, जिसे इंग्लिश में वेवलेंथ कहते हैं। वेवलेंथ को लैम्ब्डा द्वारा दर्शाया जाता है। यह जो चिन्ह है अभी मैंने बनाया, यह लैम्ब्डा कहते हैं और यह वेवलेंथ का चिन्ह है तरंग दैर्ध्य का। जिस प्रकार की तरंग दैर्ध्य, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जाम वगैरह में आ सकता है कि 400 नैनोमीटर, एनएम का मतलब है नैनोमीटर, से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच हो, उनको हम अपने आँखों से देख सकते हैं। तो ऐसी प्रकाश की तरंगें जिन्हें हम अपने नॉर्मल आईज से देख पाते हैं, उसका जो वेवलेंथ होता है वह 400 से लेकर 800 नैनोमीटर के बीच में होता है। और ऐसी प्रकाश तरंगों को
दृश्य प्रकाश तरंग कहते हैं। दृश्य यानी विजिबल, जो हम देख सकते हैं। तो दृश्य प्रकाश तरंगों का रेंज जो है वह 400 टू 800 नैनोमीटर के बीच में है। परंतु इस तरंग दैर्घ्य के अतिरिक्त भी अन्य तरंग दैर्घ्य का प्रकाश होता है, यानी केवल 400 से 800 के रेंज का ही प्रकाश नहीं होता। इसके अलावा भी अलग अलग रेंज वाले प्रकाश की तरंगे होती हैं और जिन्हें हम नहीं देख सकते, क्योंकि उनको देखने के लिए हमारे आंखों में उतनी संवेदनशीलता नहीं है, उतनी पावर नहीं। अभी यहाँ पे एक सारणी दी गई है और सारणी का अवलोकन आप करोगे, अगर उसका स्टडी करोगे तो देखोगे सबसे पहला है रेडियो तरंगे, रेडियो वेव्स कहते हैं इसमें आ जाएगा। और इसका यदि आप निरीक्षण करोगे तो इसका जो वेवलेंथ है 20 सेंटीमीटर है, जबकि हम लोग कहाँ से कहाँ देख पाएंगे 400 टू 800 नैनोमीटर। ये इकाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे मिली, सेंटी, डेसी, ग्राम, डेका, हेक्टो, किलो, ये सब यूनिट्स हैं अलग अलग चीजों को मेजर करने के लिए। तो यह दूरी सेंटीमीटर, फिर उसके आगे जाओगे एमएम दिया है, मिलीमीटर। दूसरा है जिसको कहते हैं सूक्ष्म तरंगे, उससे भी छोटा सेंटीमीटर से छोटा होता है मिलीमीटर। अब मिलीमीटर 0.3 से लेके 20 सेंटीमीटर, इन तरंगों को सूक्ष्म तरंगे कहते हैं। इन्हें भी हम नहीं देख पाएंगे, क्योंकि हमारी आंखों में उतना पावर या संवेदनशीलता नहीं है। तीसरा है, ये दूसरा हो गया। और थर्ड वन, अवरक्त तरंगे, इनको कहते हैं इंफ्रारेड वेव्स, और इनका रेंज है 800 नैनोमीटर से लेकर 0.3 मिलीमीटर तक। तो ये भी हमारे दृश्य तरंगों के रेंज में नहीं है। चौथा जो हम देख पाते हैं वह है दृश्य प्रकाश किरणें, इंग्लिश में इसे कहते हैं विजिबल लाइट रेज, और इसका रेंज आप देखोगे 400 टू 800 नैनोमीटर, जो कि ऊपर हम लोग चर्चा किए थे। इसके आगे जाओगे, पराबैंगनी किरणें, अंग्रेजी में इसको कहते हैं अल्ट्रा वायलेट। अभी अल्ट्रा वायलेट आप सुने होंगे पराबैंगनी किरणों के बारे में, कि जो सूर्य से किरणें आती हैं उन्हीं में ये सब तरंगे हैं, इन्हीं में ये सब प्रकाश की किरणें हैं। लेकिन पराबैंगनी के बारे में आपने सुना होगा कि पृथ्वी पर यदि पराबैंगनी किरणें डायरेक्ट अगर पड़ें तो वह काफी हार्मफुल होती हैं, यहाँ पे जीवन पॉसिबल नहीं होगा। तो उसे रोकने के लिए एक पृथ्वी के चारों तरफ एक गैस का आवरण है, उसे कहते हैं ओजोन गैस, जो कि छतरी का कार्य करता है और इन अल्ट्रावायलेट को वह एब्सॉर्ब कर लेता है, वह जिससे जो भी किरणें आती हैं कम हार्मफुल किरणें अर्थ तक पहुंचती हैं। अगला है 6 नंबर, एक्स एक्स रेज, रेज यानी किरण, एक्स को क्ष किरणें कहते हैं। अभी कोई किसी को कुछ बीमारी होती है, डॉक्टर बोलता है, या किसी का हड्डी फ्रैक्चर हो गया है तो डॉक्टर बोलता है भाई एक्सरे करा लो। तो एक्सरे काफी पावरफुल रेज होता है वो, कि अपने स्किन के आर पार हड्डियों का फोटो क्लिक करके बताता है, और उसकी सहायता से डॉक्टर समझ पाते हैं कि भाई क्या कहाँ दिक्कत है। तो काफी स्ट्रॉन्ग पावरफुल रेज होता है एक्सरे, और इसका रेंज आप देखोगे तो 3 पीएम। अभी अच्छा, पीएम का फुल फॉर्म है पिकोमीटर। एक पीएम जो हम लोग सुबह 12 बजे तक एएम लिखते हैं और पीएम लिखते हैं दोपहर वाला टाइम, वह नहीं, यहाँ पे पीएम का अर्थ है पिकोमीटर, जो कि वेवलेंथ को मेजर करने का यूनिट है। और लास्ट है गैमा किरणें, सेवेंथ वन, गैमा रेज, और यह जो है 3 पीएम यानी 3 पिकोमीटर से कम होता है।
अभी 1 नैनोमीटर कितना क्या होता है उसका यहाँ पे देखोगे नीचे वाले साइड में दिया है 1 नैनोमीटर इक्वल टू 10⁻⁹ मीटर, यानी कि 1 मीटर का 10 घाते 9वां भाग करोगे तो जो बचता है वह 1 नैनोमीटर होता है, तो बहुत ही छोटी इकाई है। और उससे भी छोटा 1 पिकोमीटर है। 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻12 मीटर, यानी 1 मीटर का 10 घाते 12वां भाग करोगे तो उतना एक छोटा टुकड़ा 1 पीएम कहलाता है, पिकोमीटर कहलाता है। तो इस तरह से इस सारणी की सहायता से हम लोग देखें कि किस तरह से अलग-अलग प्रकार की प्रकाश तरंगें होती हैं, उनका तरंग दैर्घ्य किस रेंज में होता है और उनमें कौन-सी तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश को हम देख पाते हैं। लास्ट में जो नैनोमीटर, पिकोमीटर का मैंने बताया वह भी काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एग्ज़ाम में मैच द कॉलम या फिर फिलअप्स में आ सकता है। अगला भाग दूरबीनें, जिसे दूरदर्शी भी कहते हैं, इंग्लिश में टेलीस्कोप कहा जाता है। इसमें कई अलग-अलग प्रकार के, अलग-अलग मॉडल के विथ स्टैंड, विदाउट स्टैंड आप नीचे वाले क्लिप में देख पा रहे होंगे कि दूरबीन कैसे दिखाई देती है। अभी इस दूरबीन दूरदर्शी है। आपके स्कूल में साइंस लैब में आप अपने साइंस टीचर के साथ अगर कभी जाते होंगे लैब में देखे देखे होंगे, सूक्ष्मदर्शी, अंग्रेजी में उसको कहते हैं माइक्रोस्कोप। सूक्ष्म यानी छोटा, माइक्रो, दर्शी यानी दिखाने वाला। तो जो एकदम सूक्ष्म चीजों को बड़ा करके दिखाए वह सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और दूरदर्शी, दूर यानी दूर की चीज, हम हमसे बहुत ही दूर पर कोई वस्तु है, दर्शी यानी उसको बड़ा करके दिखाए, वह दूरदर्शी कहलाता है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है सभी विद्यार्थी, आप 9th के छात्र हो, लगभग एक बार तो सूक्ष्मदर्शी ज़रूर देखे ही होंगे। उसमें आपके टीचर स्लाइड बना के दिखाए ही होंगे अलग-अलग, चाहे वह अमीबा का हो या पैरामीशियम का हो, न्यूकर का हो, तो वो स्लाइड आप देखे होंगे। तो सूक्ष्मदर्शी सभी बच्चे मुझे जहाँ तक लग रहा है हैंडल किए होंगे, देखे होंगे। दूरदर्शी यदि आपको देखना है तो अपने यहाँ मुंबई शहर में यहाँ महालक्ष्मी स्टेशन के बाजू में एक नेहरू प्लेनेटोरियम है। वहाँ पर आप जा वहाँ पे एक समय दिया गया है, तो वहाँ पे सूक्ष्मदर्शी की सहायता से शाम के समय कुछ टाइमिंग है, बताते हैं। तो वहाँ पे आप जाके टेलीस्कोप भी अ, परिचित हो सकते हो उससे और देख सकते हो। इसी कड़ी को आगे देखते हैं कि इनमें से केवल दृश्य प्रकाश किरणें को देखने की क्षमता हमारे आँखों में होती है, जो ऑलरेडी हमने देखा। और इसलिए अंतरिक्ष से आने वाली दृश्य प्रकाश को देखने के लिए जिस दूरबीन का हम उपयोग करते हैं, उस दूरबीन को दृश्य प्रकाश दूरबीन कहते हैं। ये दूरबीन सादे लेंस या दर्पण से, अब 2 अलग-अलग पॉइंट है यहाँ पे, एक लेंस होता है और एक दर्पण होता है। लेंस यानी जैसे कि चश्मा जो बनता है, बहुत सारे लोगों को मान लो दृष्टि दोष हो जाता है, आँखों से नज़दीक की वस्तु या दूर की वस्तु नहीं दिखाई देती, तो चश्मा लग जाता है। चश्मा किससे बनता है? लेंस से। और दर्पण क्या होता है? दर्पण जिसमें घर पे जो आईना होता है, मिरर जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, वह दर्पण है। तो इन दोनों चीज़ों की सहायता से जो सादा दूरबीन बनता है, वह दृश्य प्रकाश दूरबीन कहलाता है। अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अतिरिक्त अन्य प्रकाश भी निकलता है, जैसे कि रेडियो तरंगे, एक्स-रेज़, गामा रेज़, और इनको अध्ययन करने के लिए और हमें अलग-अलग प्रकार की दूरबीनों की अ, ज़रूरत पड़ती है।
तो इसी कड़ी को आगे कंटिन्यू करते हैं। दूरबीन मुख्यतः 2 प्रकार का, पहला है दृश्य प्रकाश दूरबीन, जिसे इंग्लिश में ऑप्टिकल टेलीस्कोप कहते हैं, एंड सेकंड वन रेडियो दूरबीन, दैट इज रेडियो टेलीस्कोप। अभी सबसे पहला जो है उसके बारे में डिटेल में देखेंगे, दृश्य प्रकाश दूरबीनें, दैट इज ऑप्टिकल टेलीस्कोप। इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी प्राप्त होगी यहाँ पे इस भाग में। दृश्य प्रकाश दूरबीनें अधिकतर ये दूरबीनों में 2 या अधिक लेंस का उपयोग किया जाता है। अभी देखेंगे आपको एक लेंस यहाँ दिख रहा है और दूसरा लेंस यहाँ दिख रहा है। इस लेंस को देखकर यदि कोई लेंस का आकार ऐसा है तो देखकर ही हमें समझता है यह कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस है। तो 2 तरह के लेंस होते हैं, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। तो 2 लेंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नंबर 1 यहाँ पे, नंबर 2 यहाँ पर। तो दृश्य प्रकाश की दूरबीनों में कम से कम 2 और उससे आधा ज़्यादा ज़रूरत जैसी हो लेंसों का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें खगोलीय पिंडों से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्रित करने के लिए वस्तु लेंस का आकार बड़ा होता है। यानी यह देखोगे नंबर 1 जो है, यहाँ पर प्रकाश की किरणें क्या हो रही हैं? फॉल हो रही हैं, गिर रही हैं। एरो से आपको पता चल रहा होगा कि प्रकाश की किरणें इस लेंस पर पड़ रही हैं, गिर रही हैं, अभिदृश्यक हो रही हैं और इसे ही वस्तु लेंस कहते हैं। तो जिस पर प्रकाश की किरणें जिस लेंस पर गिरे वह वस्तु लेंस कहलाता है और वह आकार में बड़ा होता है। इस एकत्रित प्रकाश से खगोलीय पिंड का विशाल प्रतिबिंब निर्मित करने वाले लेंस, ये दूसरा नंबर जो है, इसे नेत्र लेंस या नेत्रिका कहते हैं। तो नंबर 1 जो है वह वस्तु लेंस, जिस पर उस खगोलीय पिंड का अ, किरणें एकत्रित पड़ती हैं और उसको एकत्रित कर कर नंबर 2 नेत्र लेंस पर का प्रतिबिंब बनता है। यह आकार में छोटा होता है। तो देखोगे नंबर 1 जो है वस्तु लेंस वह बिग होता है, व्हाइल नंबर 2 जो है नेत्रिका नेत्र लेंस वह साइज में स्मॉल होता है। यह बेसिक डिफरेंस है दृश्य प्रकाश दूरबीन में। प्रकाश किरणें वायुमंडल से लेंस में या लेंस से वायुमंडल में जाते समय अपना मार्ग परिवर्तित करती हैं, यानी पथ बदलती हैं। अब जैसे देखोगे यह यहाँ पर वस्तु लेंस से टकराकर इसका रास्ता बदल गया, सीधा नहीं गया, सीधा जाना चाहिए था तो सीधा न जाकर इसका जो पथ जो है रास्ता परिवर्तित हो गया और फिर इस नेत्रिका से टकराकर जो फिर से इसका रास्ता बदल गया। तो वायुमंडल से लेंस में या लेंस से वायुमंडल में यदि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं तो उनका जो रास्ता है, उनका जो पाथ है, मार्ग है, वह परिवर्तित हो जाता है और इसीलिए ऐसे दूरदर्शी को अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। तो ऐसे अ, दूरबीनें जिनमें लेंस से प्रकाश की किरणें टकराकर उनका पथ बदल जाता है, उनको अपवर्तक दूरदर्शी कहते हैं। इंग्लिश में उसको रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप कहा जाता है। तो इस तरह से आप देखें दृश्य प्रकाश दूरबीनें किस तरह से कार्य करती हैं, किस तरह से प्रकाश की किरणें वस्तु लेंस से टकराकर नेत्रिका लेंस पर एकत्रित होती हैं। अगला भाग दृश्य प्रकाश दूरबीनों के उपयोग में होने वाली कठिनाइयाँ, यानी इन दूरबीनों की कुछ कमियाँ भी हैं, यानी इनके इस्तेमाल करने से क्या दिक्कत आती है, क्या परेशानियाँ होती हैं, इनका क्या ड्रॉबैक है, वो आप इस भाग में देखेंगे। तो सबसे पहला ड्रॉबैक है, स्रोत से आने वाले अधिकतम प्रकाश को एकत्र करके
स्रोत का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना हो तो वस्तु लेंस का व्यास ज्यादा होगा। यदि व्यास ज्यादा होगा तो वह लेंस भी बहुत बड़ा होगा, और ऐसे बड़े लेंस को हैंडल करना या बनाना बनाना आसान नहीं होता, और उसका वजन भी बढ़ जाता है, आकार भी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से वह टेलीस्कोप में उसका आकार काफ़ी बढ़ जाता है। यह एक इसका ड्रॉबैक है। दूसरा है, दूरदर्शी के दोनों लेंस दो विपरीत सिरों पर यानी दो अपोजिट पॉइंट पर, एक देखिए एक यहाँ पर है तो दूसरा न यहाँ पर है, तो अलग-अलग छोर पर होने के कारण लेंसों का आकार बढ़ता है, जिससे दूरदर्शी की लंबाई बढ़ जाती है। यदि हम छोटा टेलीस्कोप बनाने की कोशिश करेंगे तो बहुत कठिनाई होगी, क्योंकि सही प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दो अलग-अलग लेंसों के बीच की दूरी सही होनी चाहिए, सही दूरी पर होना चाहिए, उचित दूरी पर होना चाहिए। तो उसको स्थापित करने के लिए उनके बीच की दूरी बढ़ेगी, तो दूरदर्शी का आकार भी बड़ा हो जाएगा। तो एक तो यह ड्रॉबैक है कि इसका साइज़ बड़ा होगा। तीसरा है, लेंस द्वारा निर्मित प्रतिबिंब रंगों की त्रुटियां होती हैं, यानी इसके द्वारा जो हमें प्रतिबिंब प्राप्त होता है उसमें एग्जैक्टली सही कलर उसके प्राप्त होंगे, रंग मिलेंगे, यह 100% गारंटी नहीं देती। तो रंगों में त्रुटियां हो सकती हैं। दृश्य प्रकाश दूरबीन में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के उपाय, तो पीछे हमने देखा कि किस तरह से क्या-क्या दिक्कतें, क्या-क्या समस्याएं हो सकती हैं दृश्य प्रकाश दूरबीनों के उपयोग में, और उन समस्याओं को अब दूर कैसे किया जा सकता है। तो देखेंगे, दृश्य प्रकाश दूरबीन आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए अवतल दर्पण से दूरदर्शी यदि बनाया जाए तो जो पीछे 2-3 पॉइंट उसके ड्रॉबैक थे वह दूर किए जा सकते हैं। और इसमें अवतल दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन होता है, रिफ्लेक्शन होता है, इसीलिए ऐसे दूरदर्शी को परावर्तक दूरदर्शी कहते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। इसके पहले वाला था रिफ्रैक्टिंग, एल की जगह आर था। रिफ्रैक्शन अपवर्तन, रिफ्लेक्शन परावर्तन, यानी वहां से टकरा कर वापस आ जाए, जैसे कोई यह लेंस है और यहाँ से टकरा कर ऐसे वापस आ जाए तो उसको कहते हैं रिफ्लेक्शन। और इसी में से आर पार अपनी दिशा बदल के चली जाए उसको कहते हैं रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। इसमें पिंड का तेजस्वी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बड़े दर्पण अत्यावश्यक हैं, परंतु बड़े दर्पण बनाना तुलनात्मक दृष्टि से आसान होता है एज कंपेयर टू लेंस। तो लेंस की तुलना में बड़े दर्पण बनाना इजी होता है। इन्हें हम छोटे-छोटे दर्पण के टुकड़ों से भी बना सकते हैं। उनका वजन भी उतने ही आकार के लेंस की अपेक्षा कम होगा, यानी लेंस की तुलना में दर्पण का वजन कम होगा। दर्पण द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब में रंगों की त्रुटियां भी नहीं होंगी, और अति दूरस्थ चाहे तार हो या आकाशगंगाएँ हों, हम उसे आसानी से देख सकते हैं। तो इस तरह से अवतल दर्पण का उपयोग कर हम जो दृश्य प्रकाश दूरबीनों में त्रुटियां थी उसको सुधार सकते हैं, ठीक कर सकते हैं। अ, जो सुधारित यानी जो अवतल दर्पण की उपयोग से जो दृश्य प्रकाश दूरबीनें बनी, उनमें 2 प्रकार है। एक है न्यूटन और दूसरा है कैसेग्रेन। तो इनके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। अवतल दर्पण पर आधारित दूरबीनों में पहला है न्यूटन पद्धति और दूसरा है कैसेग्रेन पद्धति की दूरबीन। अभी न्यूटन पद्धति में देखेंगे। न्यूटन पद्धति की दूरबीन में अंतरिक्ष से आने वाली प्रकाश किरणें अवतल दर्पण से परावर्तित होती हैं। अब देखेंगे
यह प्रकाश स्रोत है जो अंतरिक्ष से आ रहा है और यह अवतल दर्पण है। इससे टकराकर फिर कहाँ जाता है? परावर्तित होकर किरणें दर्पण के नाभि के पास अभिसरित होती हैं। अवतल दर्पण से परावर्तित होकर इन परावर्तित किरणों के दर्पण के नाभि के पास अभिसरित होने के पहले एक समतल दर्पण उनका मार्ग परिवर्तित करता है। यानी यहाँ अवतल दर्पण से टकराकर वे समतल दर्पण पे टकराएंगी और समतल दर्पण पे टकराने के बाद ही इसके पश्चात ही वह नेत्रिका यानी नेत्रिका लेंस तक पहुंचेंगी। इस कारण ये किरणें दूरबीन के बेलन की लंब दिशा में एक बिंदु पर एकत्र होती हैं और वहां नेत्रिका जो लेंस है उस पर अभिवर्तित होती हैं। तो इस यानी सबसे पहले प्रकाश किरणें अवतल दर्पण पे आके परावर्तित होंगी, वहां से फिर समतल दर्पण पे और फिर कहीं जाकर नेत्रिका में पहुंचेंगी। तो इससे जो त्रुटियां थी दृश्य प्रकाश दूरबीन की वह ठीक की जा सकती हैं और यह न्यूटन पद्धति दूरबीन कहलाया। और इसी में कैसे ग्रेन पद्धति में कैसे ग्रेन पद्धति में अवतल दर्पण का ही उपयोग किया जाता है, लेकिन यहाँ अवतल दर्पण से परावर्तित होने वाली किरणें उत्तल दर्पण द्वारा पुनः अवतल दर्पण की ओर परावर्तित होती हैं। अब देखेंगे यह हो गया अवतल दर्पण। प्रकाश की किरणें यहाँ से परावर्तित हुई, ये दो दिया है, एक ही दिया है कि यहाँ पे तो एक प्रकाश की किरण यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे। यहाँ से टकराने के बाद वह कहाँ पर आई? उत्तल दर्पण पे, और उत्तल दर्पण से परावर्तित होकर तब कहीं जाकर वह नेत्रिका तक पहुंचती हैं। पिछले वाले में क्या था? अवतल दर्पण से समतल दर्पण और समतल दर्पण से फिर नेत्रिका। परंतु कैसे ग्रेन पद्धति अवतल दर्पण से टकराने के बाद उत्तल दर्पण और फिर नेत्रिका तक पहुंची है और इस तरह से अवतल दर्पण की सहायता से जो भी दृश्य प्रकाश दूरबीन में कमियां थी, त्रुटियां थी, उसको सुधारित किया जा सका। अभी देखेंगे अगला भाग कि भारत की सबसे बड़ी दूरबीन कहाँ पर है, कितनी बड़ी है। तो भारत में 2 मीटर व्यास वाली, अभी आप अंदाजा लगा सकते हो कि 1 मीटर तीन साढ़े तीन सवा 3 फीट होता है, तो 2 मीटर, तो 2 मीटर व्यास वाली कुछ दूरबीनें अनेक वर्षों से कार्य कर रही हैं। और भारत की आज के डेट में जो सबसे बड़ी दूरबीन है नियर अबाउट 3.6 मीटर व्यास वाली दूरबीन है, जो कि अपने नैनीताल के आर्यभट्ट प्रक्षेपण विज्ञान शोध स्थान पर वहां पर स्थित है, जो कि इस पूरे कॉन्टिनेंट का, एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा दूरबीन माना जाता है। रेडियो दूरबीन, अभी दूरबीन के बारे में अध्ययन किए। रेडियो दूरबीन, रेडियो टेलीस्कोप अनेक खगोलीय पिंडों से दृश्य प्रकाश के अलावा रेडियो किरणें भी उत्सर्जित होती हैं। जैसे कि देखें कि विजिबल रेज के अलावा जो 400 से लेके 800 नैनोमीटर के रेंज के अलावा भी प्रकाश की किरणें निकलती हैं, उन्हें हम लोग उस टेलीस्कोप से नहीं देख पाते। तो अन्य प्रकाश की किरणों को देखने के लिए जो अलग टाइप का दूरदर्शी इस्तेमाल किया जाता है, उसको कहते हैं रेडियो दूरबीन, जो कि 400 से लेके 800 नैनोमीटर के अलावा प्रकाश किरणों को भी देख सकता है, अध्ययन कर सकता है, उनके बारे में जानकारी जुटा सकता है। रेडियो दूरबीन एक विशेष आकार का डिश से या अनेक डिश के समूहों से बना होता है यह, और दृश्य प्रकाश दूरबीनों के समान इस डिस्क में वक्र पृष्ठभाग से रेडियो तरंगे परावर्तित होती हैं और डिस्क के नाभि केंद्र के पास अभिसरित होती हैं, और इन तरंगों को ग्रहण करने के लिए एक रिसीवर, एक यंत्र लगा रहता है,
और उसकी सहायता से कंप्यूटर संगणक की सहायता से उनका विश्लेषण करके उन तरंगों के बारे में जानकारी जुटाते हैं। जीएमआरटी नामक महा रेडियो दूरबीन। अभी जीएमआरटी का फुल फॉर्म देखिए। जी मीन्स जाइंट, एम मीन्स मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप, जीएमआरटी। यह महाकाय यानी बहुत बड़े आकार का रेडियो दूरबीन अपने भारत देश के महाराष्ट्र राज्य के पुणे जिले में नारायण गांव में स्थापित किया गया है, स्थित है। तो एमसीक्यू में या जनरल नॉलेज में कोई पूछ सकता है कि भारत में जीएमआरटी नामक रेडियो दूरबीन कहाँ स्थापित है, तो पुणे के नारायण गांव में। ग्रह तारों से आने वाली मीटर में तरंग दैर्ध्य वाली रेडियो तरंगों का उपयोग करके जो वैज्ञानिक होते हैं, खगोलीय होते हैं, खगोलीय पिंडों का अध्ययन करने के लिए यह दूरबीन स्थापित की गई है। इसमें लगभग 30 पैराबोलिक यानी 30 डिश के आकार के और लगभग 45 मीटर वाले व्यास के दूरबीनें हैं। इस दूरबीन को महाकाय दूरबीन कहा जाता है क्योंकि इसका आकार अत्यंत ही बहुत बड़ा है और इस तरह से 45 मीटर की आकार की 30 ये जो डिश है लगभग 25 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 25 किलोमीटर रेंज में यह 30 डिश जो हैं एक दूसरे से जुड़कर बहुत ही बड़ा आकार का एक दूरबीन तैयार करते हैं, इसीलिए इसे जीएमआरटी, जाइंट मीन्स बहुत विशाल, जाइंट मीन्स बहुत ही बड़ा, तो जाइंट मीटर वेव रेडियो टेलीस्कोप कहते हैं जीएमआरटी। जीएमआरटी भारतीय वैज्ञानिकों और टेक्नीशियनों द्वारा कम से कम खर्च में पूरे वर्ल्ड लेवल के स्तर पर सबसे कम खर्च में बनाई गई दूरबीन है। इस दूरबीन द्वारा सूर्यमाला, सौर हवाएं, स्पंदक, महास्फोटक, तारों के बीच की स्थिति और हाइड्रोजन के बादलों का अध्ययन किया जाता है। पूरे विश्व के अलग-अलग देशों से वैज्ञानिक यहाँ पुणे में आकर दूरबीन की सहायता से अंतरिक्ष का अवलोकन करते हैं। तो इस तरह से बच्चों ये जो 2 भाग था, इसे मैंने सरल कर समझाने की कोशिश की है और मुझे जहाँ तक लग रहा है आप उसे अच्छे से समझे होंगे। यदि किसी बच्चे को कुछ डाउट है, तो वह पूछ सकता है। हेलो? हाँ, नवघर सुमित यादव, यस बोलो बेटा। किसी बच्चे को कुछ डाउट है, पूछ सकता है, बोलो। बोलो सुमित, हाँ बोलो। गैलीलियो की दूरबीन की रचना स्पष्ट कीजिए। गैलीलियो वो तो डिटेल में बताया ना कि ये सबसे पहले उनके पहले जो थे 1 साल पहले ही 1608 में, तो 2 लेंसों को एक समान दूरी पर रखकर दूर की वस्तु देखे कि बड़ा दिख रहा है, तो उसी को आधार बनाकर गैलीलियो ने लेंस को इस तरह से अरेंज किया, बड़े-बड़े लेंसों को, कि वे आसमान जो अपना स्पेस है, जो ग्रह, नक्षत्र, तारे हैं, उनको अध्ययन करने की कोशिश की। तो वह गैलीलियो का जो दूरबीन है, वह लेंसों पर आधारित है, 2 या 2 से ज़्यादा लेंसों का इस्तेमाल करके। यस, यस बेटा और कोई? थैंक यू सर। हाँ, और किसी को डाउट है बेटा? यस, नंदनी गुप्ता। यस बेटा और डाउट है किसको?
अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो। हेलो। हेलो बच्चों, अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं इस लेक्चर को। और इस बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसे आप अपना स्व अध्ययन करिए। फिर कभी कुछ डाउट रहे तो नेक्स्ट लेक्चर में आप उसे पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर।